हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं MFN 005 क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं मैंने सबकी लिस्ट ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी है। एंड अगर आपने इससे पहले मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस नहीं देखे हैं विच इज़ MFN 007, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। देर आर लाइक 4 पार्ट्स ऑफ इट। इसके अलावा जो भी पेंडिंग पार्ट है वो मैं क्लिनिकल के एग्ज़ाम के बाद विच इज़ लाइक 24 के एग्ज़ाम के बाद शेयर करूँगी। क्योंकि हमारा 24 को क्लिनिकल का एग्ज़ाम है तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली कार्ब्स इन आवर डाइट और फूड रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कार्ब रिच फूड खाते हैं, लेट्स से व्हीट ब्रेड, फ्लावर, राइस, ये सब कुछ भी खाते हैं हम जिसमें कार्ब का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करता है। तो वो कितना ज़्यादा स्पीड से, कितना ज़्यादा उसे रेज कर रहा है, उसे हम एक नंबर देते हैं, न्यूमेरिकल इंडेक्स देते हैं। एंड उस मेज़र को हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है विच इज़ रेस्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो 90 to 110 होता है। एंड ये 90 to 110 जो है ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन एज ग्रुप, जेंडर, कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन, इन सब पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, नाउ जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा और वो पर्टिकुलर फूड हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो स्केल होता है वो 0 to 100 होता है। 100 मीन्स कि बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उस पर्टिकुलर फूड का, और जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो उतना ही हमारे लिए अनहेल्दी है, नॉट सेफ टू कंज्यूम। ठीक है, अब एक बार हम इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। बुकिश डेफिनेशन से इसकी, जस्ट अ सेकेंड, बुक इज डेफिनेशन इज की GI विच इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म लिखना, मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जल्दी जल्दी में GI लिख दिया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज द न्यूमेरिकल इंडेक्स गिवन टू अ कार्ब रिच फूड। इट इज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स जो कि हमें कार्ब रिच फूड को देते हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो फूड है ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कहाँ पे करता है? ब्लड में, ऑब्वियसली ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज व्हाट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल। एंड ये सब कब होगा? जब हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे, आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ फूड। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। GI which is glycemic index is the numerical index given to a carb rich food that is based on the average increase in blood glucose level occurring in blood after the consumption of food। ठीक है, एक दो बार इस डेफिनेशन को पढ़ लो। की पॉइंट्स ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल इंडेक्स, कार्ब रिच फूड, ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्पाइक एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। तो ये 4 की वर्ड आप याद रख लोगे ना, उससे पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। अब देखो आगे, लो GI फूड्स क्या होते हैं। लो GI यानी कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कितना कम होता है? 55 से कम होता है। मैंने पहले ही बोला कि 0 to 100 का रेंज होता है। ठीक है, तो सॉरी, 0 to 100 का रेंज होता है। तो अगर 55 से कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो उसे हम लो GI बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं लेंटिल्स और ओट्स। नेक्स्ट इज मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 56 से 69 70 तक होता है। इसका एग्जांपल है ब्राउन राइस। ठीक है, देन वी हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड विच इज वाइट ब्रेड, पोटैटोज। ठीक है, नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि पोटैटोज को भी हम कार्ब में काउंट करते हैं बिकॉज ये भी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इसमें ना कंडीशन से पूछा था कि किस कंडीशन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होना चाहिए, हम कैसे फूड्स प्रेफर करते हैं। इन डायबिटीज़ वी प्रेफर लो GI फूड्स टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज स्पाइक। ठीक है, अभी एग्जाम्स में डायबिटीज़ पूछा है, दैट इज़ वाई मैंने डायबिटीज़ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एग्जाम में CVD या ओबेसिटी आ जाएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख देना कि हाँ भाई, CVD में भी अगर ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होगा तो वो अच्छा नहीं है। वी प्रेफर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के एग्जाम्पल लिख देना। सेम ओबेसिटी में अगर पूछा जाए तो वो भी लिख देना। मोस्टली डायबिटीज़ में पूछा जाता है क्योंकि ये स्पाइक का जो प्रॉब्लम होता है वो डायबिटीज़ में होता है, तो डायबिटीज़ का याद रखना। बाकी अगर कोई और अलग आ जाता है तो पैनिक मत करना, लिख देना दिमाग लगा के। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फूड एडवर्स फूड रिएक्शंस। ठीक है, पहले तो ये सुनो कि एडवर्स फूड रिएक्शन का जो क्वेश्चन है ना वो 3 to 5 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो इतना ही लिखना। अगर 3 मार्क्स का पूछे तो 3 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा कम लिखना, 5 मार्क्स पूछे तो 5 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी, एडवर्स फूड रिएक्शंस आर द अनवांटेड और एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज
ये अनवांटेड और एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं किसके लिए? टू फूड, फूड कॉम्बिनेशंस और फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, दैट अकर आफ्टर इंजेशन एंड अफेक्ट हेल्थ नेगेटिवली। ये नेगेटिव का साइन है, इट इज नेगेटिवली, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने कोई फूड खाया, उसकी वजह से हमें एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज मिले या रिएक्शन हुए, कब? जब हमने फूड कंज्यूम किया, आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, एंड इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ नेगेटिवली। तो ये डेफिनेशन। अब ध्यान से जब उन वर्ड्स को, की वर्ड्स को समझ लोगे ना, तो आप इजिली खुद से डेफिनेशन बना सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। बेसिकली दो मेन टाइप्स होते हैं, विच इज़ फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। सो जो फूड एलर्जी वाला जो टाइप होता है, विच इज़ लाइक फूड एलर्जी का जो एडवर्स रिएक्शन होता है वो इम्यून मीडिएटेड होता है, विच इज़ आईजीई इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। इसके एग्जांपल है पीनट की एलर्जी, पोलन एलर्जी, ये सब एग्जांपल है फूड एलर्जी के। दैट इज़ कि पीनट खाया, आपको बॉडी पर रैशेस दिखने लगे, तो दैट इज़ फूड एलर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं टॉलरेंस की। ये नॉन इम्यूनिटी टाइप है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोज इनटॉलरेंस। अब देखो इसमें ना थोड़ा फ़र्क ये समझो, आप कहोगे कि भाई अगर मैंने पीनट खाया तब भी मुझे कुछ अटपटा रिस्पॉन्स मिला, अगर मैंने लैक्टोज कंज्यूम किया तब भी मुझे अजीब सा रिस्पॉन्स दिखा। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? सो डिफरेंस इसमें ये है कि फूड एलर्जी इज समथिंग जो आपकी लाइफ टाइम में, जो भी पर्सन है उसके लाइफ टाइम तक वो स्टार्टिंग से था और वो हमेशा रहेगा। इट वोंट बी क्योर्ड। इसका ओनली क्योर है कि डाइट में से वो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस का, सो अब तक के रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक रीज़न कि फूड इंटॉलरेंस कहाँ से जनरेट हुआ है। कभी भी जनरेट हो सकता है, किसी भी रीज़न से जनरेट हो सकता है, वी नेवर नो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, लैक्टोज इंटॉलेंस कंडीशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लैक्टोज इंटॉलेंस इज बेसिकली कि आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा सकते, बिकॉज मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। मिल्क नहीं खा सकते, कर्ड नहीं खा सकते, ये सब, ठीक है। अब आप सोचो कि जब हम पैदा हुए थे तो सभी के सभी दूध पीते थे। ऐसा तो नहीं था कि किसी को दूध पीने से एलर्जी हो गई। बट फिर अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए जिन्हें लैक्टोज इंटॉलेंस है? तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में, इन लाइक जब हम किड होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है रेनिन, जो हमें मिल्क के प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब ओवर द टाइम जब हम बड़े हुए, तो ये रेनिन की जगह हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम आ जाता है, जो कि लैक्टोज को और जो भी मिल्क के प्रोटीन होते हैं बेसिकली उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट कभी कभार क्या होता है कि ये जो न्यू एंजाइम बनने हैं ना, वो सही से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता पर्सन उस फूड प्रोडक्ट को, एंड दैट्स हाउ फूड इंटॉलरेंस क्रिएटेड, ठीक है। आपको ये सारी कहानी नहीं लिखनी, बस आपको लिखना है कि नॉन इम्यूनिटी टाइप होता है, इसका एग्जाम्पल दे दोगे, एंड अगर डिफरेंस में आया तो आप अब इजिली डिफरेंस भी लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो सिम्टम्स लगभग ऑलमोस्ट दोनों में सेम टू सेम होते हैं। रैशेज हो जाएंगे, आपने प्रोडक्ट खाया, कोई भी आपको उससे एलर्जी था या टॉलरेट नहीं कर पाते हो, तो रैशेज हो गए। नॉर्मली रैशेज वाला जो कंडीशन है वो एलर्जी में होता है। देन ब्लोटिंग, ब्लोटिंग इंटॉलरेंस के कंडीशन में होता है कि आपने लेट्स से कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, उसने ग्लूटेन खाया, उसे टॉलरेट नहीं हुआ, उसको ब्लोटिंग हो गई। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, दैट इज कि उसका जीआई ट्रैक जो डाइजेशन है वो वीक हो जाएगा, वो फूड प्रोडक्ट को पचा नहीं पाएगा। तो ये दोनों तो जो है एग्जाम्पल, मतलब सिम्टम्स फूड इंटॉलरेंस के हैं। बट जो रैशेज और एनाफाइलैक्सिस, ये जो टर्म है ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। अब देखो एनाफाइलैक्सिस, फाइलैक्सिस बहुत डेंजरस कंडीशन है। जैसे मैंने बोला कि किसी पर्सन को पीनट का एलर्जी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को पीनट की एलर्जी है, उसने पीनट खाया, एंड देयर कुड बी चांसेस कि विद इन फ्यू मिनट्स वो एलर्जी की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। सो ये कंडीशन इतना डेंजरस होता है, दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर फूड को डाइट में से एलिमिनेट करना ही द ओनली मैनेजमेंट, या ओनली हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो दोनों में ही मैनेजमेंट सिमिलर होता है। एलिमिनेशन डाइट, यानी कि अगर मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है तो मैं डाइट में से ग्लूटेन रिमूव कर दूंगी, मुझे लैक्टोज से एलर्जी है तो मैं डाइट में से लैक्टोज एलिमिनेट कर दूंगी, ठीक है। सेम गोज विद अगर पीनट एलर्जी है, जिस भी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा डाइट से। दूसरी चीज़ की केयरफुल लेबल रीडिंग। कभी कभार क्या होता है जब हम पैकेज फूड खरीदते हैं ना, तो उसमें ना कुछ ऐसा वन, मतलब कुछ ऐसे कोड्स लिखे होते हैं, या फिर फूड प्रिजर्वेटिव के ऐसे कोड्स होते हैं जो हमें लगता है कि भाई इट इज़ सेफ टू कंज्यूम, लेकिन उसमें ही छुपे होते हैं एलर्जेंस, एंड पर्सन को वो खाने से एलर्जी हो जाती है। दैट इज़ वाई
इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी कि आप जब भी खाना खा रहे हो ना, प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड स्क्रीन्स, एनी टाइप ऑफ स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल, ऑफिस का काम, कोई मूवी, नेटफ्लिक्स, कुछ भी मत देखो। जस्ट फोकस ऑन योर मील, डू माइंडफुल ईटिंग, बिकॉज जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हो ना, तो क्या फूड आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये आप समझ पाते हो। और जब आप ये समझ पाते हो कि वो फूड मेरी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप उसका करेक्टिव मेजर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को मिल्क से एलर्जी है, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पर उसका ध्यान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो सालों तक सोचता रहेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बट अगर वो माइंडफुल ईटिंग करता तो उसे समझ आता कि एवरी टाइम आई कंज्यूम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आई गॉट ब्लोटिंग, आई गॉट प्रॉब्लम्स, दैट्स हाउ दे कैन इजीली क्योर इट। एंड जब उनको नहीं समझ आता, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, बिल्स, एंड अगेन छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी सी समस्या बन जाती है। फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें क्या हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज MNT। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, नो चांस कि ये स्किप नहीं हो सकता। 3 to 5 मार्क्स। अगेन डेफिनेशन सिर्फ पूछे तो 3 मार्क्स में। इसमें ना एक और बाय पार्ट आता है इसका, विच इज रोल ऑफ डायटिशियन, तो वो भी कर लेना, आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझने वाला देखेंगे, फिर बुकिश वाला देखेंगे। तो समझने वाला डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ एविडेंस बेस्ड मेथड जिसमें हम इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन केयर देते हैं, विच इज़ डाइट प्लान बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं? टू ट्रीट मेडिकल कंडीशन, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है, हम पहले उसको डायग्नोस किया, हमने एविडेंसेस के थ्रू पता लगाया, फिर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन केयर यानी कि इंडिविजुअल डाइट प्लान्स बनाए, जिससे कि हमने उस पर्सन की कंडीशन को क्योर किया, ठीक है। अब देखो इसके बुकिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। MNT इज डिफाइंड एज द असेसमेंट। अगेन जिन भी वर्ड को मैंने मार्क किया ना, उनको ध्यान से देखना, तो आपको ये पूरी बड़ी सी डेफिनेशन ईजिली याद हो जाएगी। सो आई सेड MNT इज डिफाइंड एज एन असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट। तो हम असेसमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं? पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस का। Then again, it is followed by nutrition therapy ranging from diet and modification. हमने फिर असेसमेंट करने के बाद न्यूट्रिशनल थेरेपी दी। अब थेरेपी हम किस तरीके से देते हैं? वी कैन गिव थेरेपी टू मॉडिफाई टू स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंट्रल और पेरेंटल फीड्स। अभी एंट्रल और पेरेंटल फीड्स क्या होते हैं, ये आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जस्ट सेइंग कि हम मेडिकल थेरेपी मतलब न्यूट्रिशन थेरेपी दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक हम फीडिंग पैटर्न चेंज करके या डाइट पैटर्न चेंज करके हम न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे। एंड उसके बाद वी विल डू मॉनिटरिंग टू इवेलुएट द पेशेंट कंडीशन। मैंने कंडीशन नहीं लिखा है, उसको लिख लेना, ठीक है। सो हमने क्या किया, पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस किया, असेस करने के बाद हमने थेरेपी दी। थेरेपी हम स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। एंड उस थेरेपी को देने के बाद हमने मॉनिटर किया कि हमने जो थेरेपी दी है वो सही से दी जा रही है या नहीं। उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे कि हमारी थेरेपी के क्या आउटकम रहे, वो सही से वर्क किया या नहीं, रिजल्ट क्या रहे, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो कीवर्ड है वो यही है, असेसमेंट, कि हमने पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस का असेसमेंट किया। देन वी गिव थेरेपी, उसके बाद हमने उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया। देन वी डिड मॉनिटरिंग कि हमने वो काम सही से किया। लास्ट इज इवेलुएशन कि हमने जो काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला, ठीक है। अब जो की फैक्टर्स है इसमें कि हमें न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक करना है, थेरेपी देना है, काउंसलिंग सर्विस भी देनी बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक कि अगर कोई पर्सन है उसे डायबिटीज़ है, तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि अगर डायबिटीज़ है तो शुगर नहीं खाना है। बट ओनली हेल्थ प्रोफेशनल विल नो कि जो कल्प्रिट है वो सिर्फ शुगर नहीं है, इट इज़ कार्ब। कार्ब इज रियल कल्प्रिट। तो आपको पेशेंट को अपनी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको इतना सिंप्लीफाई करके लेमन लैंग्वेज में समझाना है कि वो अपने डाइट को मॉडिफाई करे, प्रॉपर सही से स्टेप्स ले, ताकि उसका हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो सके, ठीक है। नाउ रोल ऑफ डाइटिशियन, क्या क्या रोल्स होते हैं? न्यूट्रिशनल असेसमेंट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, देन डिजाइनिंग थेरेपेटिक डाइट्स एज पर कंडीशन, देन मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है। देन ये भी थोड़ा सा देख लो, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़ एस्पेन एंड ADA। सो एस्पेन विच इज़ एशियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड एंट्रल न्यूट्रिशन, उसके अकॉर्डिंग डाइटिशियन का रोल क्या होता है? द रोल ऑफ अ डाइटिशियन इज टू रिकमेंड एडुकेट सोर्स एंड अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑल्सो द dietitian should help the patient to overcome patient's malnourishment during the disease state।
फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को टीबी था, वी ऑल नो कि टीबी में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डाइटिशियन को ऐसा प्रॉपर डाइट देना है जिससे कि पर्सन का जो वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, माल न्यूट्रिशन हुआ है, वो क्योर हो जाए, विच इज़ कि जो भी डाइटिशियन होगी उसे एनर्जी रिच फूड्स प्रोवाइड करने होंगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज एडीए की बात करते हैं। एडीए क्या बोलते हैं वो भी देख लो। एडीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन। सो अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन कहते हैं कि द रोल ऑफ डाइटिशियन इज ऑल्सो टू रिलीव ड्यूरिंग सफरिंग ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड टेक्निकल न्यूट्रिशनल एडवाइस। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डाइटिशियन को ये सब कुछ आना चाहिए। वो पेशेंट की सफरिंग में उसको रिलीफ कैसे देगी भाई, प्रॉपर सही से डाइट प्लान बना के। दैन इमोशनल सपोर्ट में भाई वो उसे इंकरेज करेंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि आप तला हुआ खाना नहीं खा रहे हो और सिर्फ बॉइल्ड खाना खा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। नहीं, यू हैव टू मोटिवेट द पेशेंट कि इट्स ऑल राइट, यू कैन हैव हेल्दी फूड्स अलॉन्ग विद टेस्टी मील्स। सो वो प्रॉपर उस टाइम पे आपको पेशेंट को गाइड करना है, उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एंड अगेन टेक्निकल न्यूट्रिशनल एडवाइस देनी है, उसे पेशेंट को प्रॉपरली समझाना है कि वाई दिस पर्टिकुलर डाइट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर जून 2024 में तो नहीं आया था, लेकिन 22 और 23 दोनों में पूछा गया था। एंड एबीसी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जितना ही ज़रूरी है ना उतना ही ईजी भी है। तो इसमें से या तो ए बी सी डी, इन तीनों में से, इन चारों में से किसी एक पे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली पूरा ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ABCD एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक मेथड। ABCD analysis is a systematic method that used to assess an individual's nutritional status through four key parameters. तो हम ABC एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम एक पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस कर रहे हैं, यानी कि चेक कर रहे हैं यूजिंग फोर की पैरामीटर्स, ठीक है। अब वो फोर की पैरामीटर्स क्या है वो सुनो। ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, जिसमें हाइट, वेट, BMI, फिर MUAC एंड WHR ये सब आता है, वो अभी हम आगे वन बाय वन उनको भी पढ़ेंगे। देन बी बायोकेमिकल मार्कर्स, यानी कि जो हमारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड मार्कर्स, ठीक है। देन सी स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स में हम पर्सन का आउटर अपीयरेंस या फिजिकल एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, ठीक है। देन डी स्टैंड फॉर डाइटरी एनालिसिस और डाइटरी असेसमेंट, जिसमें हम FFQs और डाइटरी रिकॉल्स करते हैं। ये सब क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो ये क्यों ज़रूरी है ABC एनालिसिस? इट हेल्प्स डाइटिशियन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसको आइडेंटिफाई करने में, और also helps to monitor health plans and also helps to plan therapeutic diet and other corrective measures, ठीक है। कि कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है तो भाई अब आगे क्या करना है, उसको कैसे क्योर करना है, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू असेस रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक डिजीज, टू गाइड MNT, अभी आपको पता है MNT क्या होता है, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट आउटकम्स, की ट्रीटमेंट आउटकम्स कैसे रहे, जो करेक्टिव मेजर्स लिए क्या वो वर्क कर रहे हैं नहीं, ये सब कुछ देखना, ठीक है। ए स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, इसका डेफिनेशन देख लो। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स आर द मेजरमेंट्स दैट असेस बॉडी साइज, शेप एंड कंपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसमें पैरामीटर और उनको क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो समझो। सबसे पहला वेट, वेट क्यों लेते हैं भाई, ताकि हम वेट लॉस से वेट गेन बता सकें, विच इज़ की इट हेल्प्स टू डिटेक्ट आइडियल वेट फ्लक्चुएशंस, जो आइडियल वेट है उससे वेट कितना फ्लक्चुएट हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये सब हम वेट मेजर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइट। हाइट का जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो BMI और ग्रोथ चार्ट आपने पढ़े होंगे PN के प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली, तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। देन BMI का फुल फॉर्म इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं, जिससे कि हमें पेशेंट का वेट स्टेटस पता चल जाए, हमें उसका कैटेगरी भी पता चल जाए कि वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है उसका, ओवर वेट है, ओबीस है। एंड इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो याद करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको मैंने आगे थोड़ा सा उसका टेबल दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेंगे। नंबर 4 इज MUAC। MUAC का फुल फॉर्म होता है मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। ये क्यों करते हैं, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट मैल न्यूट्रिशन स्पेशली चिल्ड्रंस में, किड्स में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम बच्चों का हाइट और वेट प्रॉपर नहीं ले पाते, कभी कभार देर आर चांसेस, तो हम उनका
जो जैसे ये जो हमारा हाथ होता है, तो ये जो अपर शोल्डर से यहाँ तक का नी एल्बो का पार्ट होता है ना, इसके बीच में जो आता है ना, उसका सरकमफ्रेंस लेते हैं, विच इज मिडल अपर आर्म सरकमफ्रेंस, एंड उससे हम पता लगाते हैं कि जो चाइल्ड है उसे मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच आर की फुल फॉर्म है वेट टू हिप रेशियो। ठीक है। इससे हम मेटाबॉलिक डिजीज का रिस्क पता लगाते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना, एपल ओबेसिटी एंड पियर ओबेसिटी। एपल ओबेसिटी जो मेल्स में होती है एंड पियर ओबेसिटी जो फीमेल्स में होती है, वो हम डब्ल्यू एच आर से ही पता लगाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज स्किन फोल्ड थिकनेस। जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के स्किन फोल्ड होते हैं, मतलब उसकी थिकनेस है, उसको हम मेजर करते हैं, एंड इससे हम पर्सन के बॉडी फैट अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं कि उसकी बॉडी में कितना फैट है। अब देखो, वो मैं बीएमआई वाली टेबल बता रही थी ना, वो एक बार देख लो। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट केजी में होना चाहिए एंड हाइट मीटर में होनी चाहिए। दैट्स हाउ इसकी यूनिट आती है केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखो, अगर पर्सन का वेट 18, अगर उसका बीएमआई 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट है। 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल है। 25 से 29.9 है तो वो ओवर वेट है। एंड 30 प्लस है तो ओबीज है। ये तो देखो मतलब डब्ल्यू एच ओ की जो वो है, डब्ल्यू एच ओ ने जो टेबल रिकमेंड की है सारे वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए, ठीक है, वो है। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली एशियंस के लिए अलग रेंजेस दिए हैं, क्योंकि एशियंस हैव हाई टेंडेंसी टू डेवलप डायबिटीज। दैट इज वाई हमें कम बीएमआई पर ही रिस्क हो जाता है डायबिटीज का या ओबेसिटी का। दैट इज वाई हमारे लिए अलग मार्कर्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो 18.5 पे तो अंडरवेट होगा जैसा नॉर्मल सबके लिए। देन 18.5 से 22.9 का अगर बीएमआई है तो इट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। देन 23 से 24.9 है तो इट विल बिकम ओवरवेट, एंड 25 प्लस है तो द पर्सन विल कंसीडर्ड ओबीज। ठीक है। ये समझ आया। इसके अलावा एक मतलब शाकिर क्लासिफिकेशन है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। मतलब शाकिर क्लासिफिकेशन और एशियन वाला ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको अलग से मत रखना क्योंकि इतना डीप नहीं पूछते। ठीक है। मूविंग ऑन टू बी विच इज बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट जैसे कि आपको समझ ही आ रहा है, बायोमार्कर्स है। इट इज laboratory test to measure nutrient level and blood parameters and organ function। और जो ऑर्गन है वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, ब्लड के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, वो हम लैब में टेस्ट करके पता लगाते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं, उनके होने से मतलब अगर वो सही नहीं है तो क्या कंडीशन हो सकती है, हम वो तीनों चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एच बी टेस्ट विच इज़ हीमोग्लोबिन टेस्ट। इससे हम पर्सन का आयरन स्टेटस पता लगा सकते हैं, एंड अगर आयरन कम है तो अनीमिया होता है, एंड अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पॉलीसिथीमिया होता है। ठीक है। दोनों कंडीशन याद रखना। सीरम एल्ब्यूमिन की जब भी बात करते हैं तो वो प्रोटीन स्टेटस से रिलेटेड है। अगर ये ऑल्टर्ड है तो मैल न्यूट्रिशन हो सकता है या लिवर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। देन ब्लड ग्लूकोज लेवल से हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पता लगाते हैं, एंड अगर ये ऊपर नीचे है तो डायबिटीज होने का रिस्क होता है। ठीक है। देन वी हैव लिपिड प्रोफाइल, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल पता लगाते हैं, एंड इससे सीवीडी होने का रिस्क रहता है। देन सीरम क्रिएटिन टेस्ट या यूरिया टेस्ट, जिससे हम रेनाल फंक्शन विच इज किडनी का जो भी रिस्क फैक्टर है वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी एंड विटामिन B12। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड इससे मतलब स्पेसिफिक डिफिशियंसी सिम्टम मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो रिकेट्स हो जाएंगे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो अगेन अनीमिया हो जाएगा, और उस अनीमिया का ना स्पेसिफिक नाम होता है, हाँ, परनीशियस अनीमिया हो जाता है। परनीशियस अनीमिया हो जाता है, एंड अगर B9 होता है तो फिर मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिक जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उससे वो डिसऑर्डर होगा। देन इलेक्ट्रोलाइट है तो फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एंड इससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, या फिर रेनाल दैट इज के किडनी के डिसऑर्डर्स होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट इज सीबीसी काउंट। सीबीसी काउंट से हम अपने पूरे जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनका पैरामीटर निकाल सकते हैं कि कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना प्लेटलेट्स है, एंड उनके बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि अगर आरबीसी कम है तो अनीमिया होगा, डब्ल्यूबीसी कम है तो इम्यूनिटी वीक है, प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्या पैरामीटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे रिलेटेड क्या डिफिशियंसी हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू सी। सी स्टैंड फॉर क्लिनिकल असेसमेंट, एनालिसिस नहीं है। सो
इसकी डेफिनेशन है दैट इज फिजिकल साइंस सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री इंडिकेटिंग न्यूट्रिशनल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम फिजिकल साइंस और सिम्टम्स की मदद से या फिर मेडिकल हिस्ट्री की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। ये वाला बहुत ईजी है, ये हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आप लोगों ने पीएन में, तो ये बहुत आसान है, इसको याद रखना। देखो साइन देखना है, फिर पॉसिबल डिफिशियंसी देखना, फिर आपको याद आ जाएगा। जैसे पेल स्किन एंड फटीग है तो आयरन की कमी हो सकती है या विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अडीमा है तो प्रोटीन या फिर कम हो सकता है या फिर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। माउथ सोर्स है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है। एंड इसमें भी ना स्पेसिफिकली विटामिन B3 की डिफिशियंसी होने का चांस होता है। बोन में पेन है या फिर रिकेट्स रिकेट्स है तो विटामिन डी डिफिशियंसी है। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी है। ठीक है, पुअर वुंड हीलिंग हो रही है तो जिंक डिफिशियंसी, बिकॉज जिंक इज हाईली लिंक्ड विद इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग। ठीक है, और मेडिकल हिस्ट्री से हम स्पेसिफिक कंडीशन पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ है, सीवीडी है, क्योंकि मतलब पेडिग्री एनालिसिस आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में या थोड़ा बहुत याद होगा आपको। या इसका बेसिक मतलब ये है कि किसी पर्सन के फादर को कोई डिजीज़ है, उन्हें डायबिटीज़ है, तो देयर इज़ अ चांस कि उस पर्सन को भी हो सकता है। दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस या मेडिकल हिस्ट्री से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A के केस में होता है। स्कर्वी विटामिन C डिफिशियंसी रिप्रेजेंट करता है। एंड नाइन्थ इज फ्लोरोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरोसिस जो होता है वो डिफिशियंसी को नहीं, एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्लोरीन का एक्सेस है तो फ्लोरोसिस हो जाता है। मूविंग ऑन टू डी। डी का फुल फॉर्म होता है, डी स्टैंड फॉर डाइटरी असेसमेंट। इसका डेफिनेशन है डाइटरी असेसमेंट इज द इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सनस फूड इनटेक पैटर्न्स, न्यूट्रिएंट एडुकेसी एंड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो डाइटरी असेसमेंट से हम एक पर्सन का क्या फूड इनटेक है, क्या पैटर्न है उसका, कितना न्यूट्रिएंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसकी डाइट में रिच हैं या कम है, और जो भी उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं हम वो सब पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे क्लासिक और सबसे इजी जो होता है वो होता है 24 आवर डाइटरी रिकॉल। 24 आवर डाइटरी रिकॉल में डिटेल्ड फूड इनटेक की भाई प्रीवियस 24 घंटे में पर्सन ने क्या क्या खाया। उसने चाय पी, बिस्किट खाया, उसने कोका कोला पिया, उसने बटर मिल्क पिया, उसने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई। एवरीथिंग शुड बी मैंशनड वेरी डिटेल्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज FFQ। FFQ की फुल फॉर्म होती है फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर। फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर में हम एक्सचेंज ग्रुप्स की फ्रिक्वेंसी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई पर्सन कोई फूड कितना ज़्यादा कंज्यूम करता है। जैसे कि पल्स, हम बोलेंगे पल्स, तो वी विल गेट टू नो कि कोई पर्सन पल्स को डेली खा रहा है या फिर वंस इन अ वीक खा रहा है, वंस इन अ मंथ खा रहा है, जिससे हमें ये एस्टिमेशन हो जाएगा कि वो जितना ज़्यादा पल्स कंज्यूम कर रहा है, जितनी ज़्यादा दाल खा रहा है, उतना ज़्यादा उसकी डाइट में प्रोटीन हो सकता है। या फिर मतलब जो भी अलग अलग ग्रुप होंगे हम उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री जो यूजुअली हम फूड इनटेक होता है उसको वीक से मंथ तक रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उससे किसी पर्सन की डाइट हिस्ट्री पता कर सकते हैं। लास्ट वन इज फूड डायरी। फूड डायरी में क्या होता है कि रियल टाइम में एक पर्सन से हम अपनी नॉर्मल जर्नल डायरी बनाते हैं ना, वैसे एक फूड डायरी बना लेंगे। हम उसमें लिखेंगे अभी मैंने क्या खाया, चाय पिया, चाय लिख दिया, बिस्किट खाया, बिस्किट लिख दिया, मैंने पोहा खाया, पोहा लिख दिया। मतलब मैं जो कुछ भी खाऊंगी वो सब कुछ मैं उस डायरी में मेंशन करूंगी। ठीक है, सो इनटेक शुड बी कंपेयर्ड विद RDA। जो भी इनटेक आएंगे हम उनको RDA से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि सही से कंजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक फॉर एक्सेस और डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट, आइडेंटिफाई पुअर ईटिंग हैबिट्स, मील स्किपिंग और फैट डाइट्स। एंड जब हमें ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी तो हम फिर पर्सन की फूड ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये मैंने समरी टेबल बना दिया है, जो भी चारों पैरामीटर्स हैं उसका, एक बार आप इसको पढ़ लेना। फटाफट मैं रिपीट कर देती हूँ। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हमें क्या बताते हैं, बॉडी साइज कंपोजिशन। कौन से टूल्स यूज़ करते हैं हम, स्केल्स, टेप्स, कैलिपर्स। क्लिनिकल यूज़ क्या होता है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट मैल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में हम ये बायोकेमिकल मार्कर्स को मेजर करता है। कैसे करते हैं, लैब में टेस्टिंग करके। इससे हमें क्या पता चलता है, इट हेल्प्स टू डायग्नोस डिफिशियंसी एंड मॉनिटर डिजीज। नेक्स्ट इज क्लिनिकल। क्लिनिकल में हम फिजिकल और साइंस सिम्टम्स को मेजर करते हैं। ये हम कैसे करते हैं, या तो हम एग्जामिनेशन करते हैं या हम हिस्ट्री को चेकआउट करते हैं। इससे क्या होता है कि इट हेल्प्स टू डिटेक्ट विजिबल न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट। ठीक है,
लास्ट वन इज डाइट्री। डाइट्री में हम फूड एंड न्यूट्रिएंट इनटेक को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? डाइट्री रिकॉल, FFQ एंड फूड डायरी से। एंड इसका बेनिफिट क्या होता है? इट हेल्प्स फॉर द असेसमेंट ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड डाइट क्वालिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।